नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां आत्मानंद कोचिंग योजना का सीएम ने किया वर्चुअली शुभारंभ। आगे चर्चा होगी भागलपुर की, जहां दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव। और हरदोई में पत्रकार एकता एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बलरामपुर जिले में भी आज छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने वर्चुअली माध्यम से आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत की। बता दें कि जिले के शंकरगढ़ स्कूल में भी ये वर्चुअल कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इस योजना का शुभारंभ किया गया। आत्मानंद स्कूल परिसर में ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से विद्यार्थियों ने सीएम भूपेश बघेल की बातें सुनी और उन्हें इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया। इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों के लिए ये योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसको लेकर जिले में भी विद्यार्थियों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शंकरगढ़ बीईओ ने सभी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपील की है और उन्हें इस योजना से किस तरह से लाभ होगा उस पर भी जानकारी दी है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे विकासखंड शंकर में भी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एलएम कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की गई है। हमारे शंकरगढ़ में सेजस शंकरगढ़ को इसका सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर नीट के लिए 50 छात्र छात्राओं का चिन्हांकन किया गया है और एवं जेई के लिए 7 छात्र छात्राओं का चिन्हांकन किया गया है। इसमें हिंदी मीडियम के 13 छात्र छात्राएँ एवं इंग्लिश मीडियम के 42 छात्र छात्राएँ कोचिंग प्राप्त करेंगे और जेई एवं नीट की तैयारी करेंगे। सारी व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। यहाँ के नोडल प्राचार्य, विषय शिक्षक 4 विषय का इसमें दिया जाएगा, कोचिंग दी जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव भागलपुर पहुंचे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला देकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्रा पार्टी कामों में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। उनके 100 वर्ष पूरे होने पर 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूरे बिहार में पूरे 1 महीने कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में उनके जीवन पर आधारित समाज में उनके कार्यों के विवरण, संगठन के कार्य में उनकी उपलब्धि को लेकर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में 5 अक्टूबर को बापू सभागार से प्रारंभ करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई के सदस्यों में काफ़ी खुशी देखी गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव के अलावा भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कर्मा योजना आई, 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का आर्थिक उन्नयन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस योजना का लाभ किसको मिल रहा है? उसी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का। हम आयुष्मान योजना देखते हैं, उसका लाभ किसको मिल रहा है? 24 करोड़ कार्ड अगर बने पूरे देश में तो उसका लाभ उसी गरीब परिवार को मिल रहा है। हम जनधन खाते की बात करें, हम पीएम आवास योजना की बात करें, हम शौचालय की बात करें, हम घर घर राशन पहुंचाने की बात करें, तो अंत्योदय के सिद्धांत को जो दीनदयाल जी ने दिया था और जिनको कैलाशपति मिश्र जी जैसे नेताओं ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने दायित्व के क्षेत्रों में सिंचित किया था, उसको आगे बढ़ाने का आज काम हो रहा है। कैलाश जी के उन्हीं विचारों को लेकर, उन्हीं कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 5 अक्टूबर से पूरे 1 महीने मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम चलाने वाली है। और भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो 5 अक्टूबर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं, उस कार्यक्रम में भागलपुर सहित बिहार के तमाम जिलों से मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी पदाधिकारी, प्रदेश के मंच मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं
ऐसे हजारों लोग वहाँ इकट्ठे होने वाले हैं और वहाँ से जो ये कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित होगा उसकी रोशनी हर जिले में अगले 1 महीने तक आपको प्रकाशित होती दिखाई देगी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरदोई पत्रकार एकता एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने की। संगठन की तरफ से नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के संबंध में पुलिस अधीक्षक को 7 सूत्रीय ज्ञापन दिया। स्थानीय कमेटी की घोषणा करने के बाद जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह बाद में अपनी पूरी कमेटी का विधिवत गठन करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरदोई पत्रकार एसोसिएशन निर्भय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी पत्रकारगण अपनी लोकप्रियता और सम्मान का ध्यान रखते हुए कार्य करें, किसी भी असामाजिक कार्य में लिप्त ना हो, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करें। पत्रकारिता से संबंधित अगर किसी पत्रकार साथी का उत्पीड़न किया जाएगा तो इसके लिए वह सभी पत्रकारों के साथ मिलकर उसका सहयोग करेंगे और पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पत्रकार साथियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन पत्रकारों को भी अपनी गरिमा बनाए रखनी होगी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, प्रदेश सचिव राजेश कुमार, प्रदेश महासचिव मुकेश राठौर, जिला प्रभारी राशिद खान, लाल मोहम्मद, अंकित मानवेंद्र, गुलाम वारिस, मोहम्मद जाकिर, रोहित दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। दर्जनों की संख्या में पत्रकार साथी भी मौजूद रहे। आपके द्वारा पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई और आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, किन बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया, क्या क्या चर्चाएं हुई? आज पत्रकार एकता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई की समीक्षा बैठक जिला स्तरीय पर आहूत की गई थी जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी के माध्यम से। उसी कड़ी में मुझे भी आमंत्रित किया गया था उस बैठक में। आज मैंने जिला अध्यक्ष से कहा कि आप अपने जनपद की पूरी टीम को बुला लें और हरदोई जनपद के नए पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी जी आए हैं, उनसे मिलकर के बधाई दें संगठन की तरफ से और पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में उनको एक ज्ञापन भी सौंपा जाए, जिसमें हमारे पत्रकार एकता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 बिंदु पर ज्ञापन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया, जिसमें पत्रकारों पर बिना जांच के मुकदमा न दर्ज। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट। पीपरा कोठी स्थानीय मॉडल स्कूल के सभागार में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रखंड प्रमुख रजनीश कुमार यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह विधायक प्रमोद कुमार थे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक श्री कुमार ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि से आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने हेतु पहल करने की बात कही। आगे उन्होंने नल जल योजना एवं बिजली विभाग के विरुद्ध मिल रही शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को ध्यान देने की बात कही। वहीं बैठक में पीएचडी विभाग द्वारा वीर छापरा पंचायत के कई वार्डों में अभी तक नल जल के पाइप को नहीं बिछाए जाने के कारण पंसस ऋतज गुप्ता व मुखिया हेमंत कुमार ने काफ़ी नाराजगी व्यक्त की और ऋतज कुमार गुप्ता ने 10 दिनों में कार्य नहीं पूर्ण होने की स्थिति में आमरण अनशन करने की बात कही, जबकि प्रमुख रजनीश कुमार यादव ने डेंगू रोग से बचाव को लेकर संपूर्ण प्रखंड क्षेत्र में दवा छिड़काव कराने की बात स्वास्थ्य विभाग को कही। वहीं मवेशियों की बीमारी के रोकथाम के लिए पशुओं को वैक्सीन लगाने का प्रस्ताव रखा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल को लेकर कहा कि वैसे उपभोक्ता जिनका बिजली बिल ज़्यादा आता है वैसे लोगों के बिजली मीटर के लोड की जांच की जाए। वहीं बैठक में बैंक आपूर्ति, शिक्षा एवं थाने से किसी भी प्रतिनिधि के नहीं आने को लेकर नाराजगी जताई गई और संबंधित विभाग को लिखे जाने का प्रस्ताव लाया गया। मौके पर बीडीओ मोहिनी कश्यप, सीओ निरंजन कुमार मिश्रा, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शिवानी गुप्ता, जेई विकास कुमार, संदीप कुमार, दिवाकर प्रसाद सिंह, पंसस ऋतज गुप्ता, किरण कुमारी, योगी मांझी, मुखिया उपेंद्र पासवान, हेमंत कुमार, संतोष कुमार शर्मा, रामनाथ प्रसाद यादव सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।
पिपरा कोठी प्रखंड के समिति का बैठक था, तो सभी माननीय सदस्यों को विकास की तरफ बढ़ने के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सभी आयुष्मान भारत कार्ड बने, इन सब विषयों को हमने कार्रवाई में दर्ज कराया है और अधिकारियों से कहा है कि इसकी समीक्षा कर 7 दिन में इसका प्रतिवेदन दें, ताकि गरीबों का कल्याण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना है, प्रधानमंत्री जल योजना है, इसका लाभ मिल सके। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में तमनार विकासखंड के ग्राम उर्बा में आयोजित 14वें कोयला सत्याग्रह कार्यक्रम में तमनार, लैलूंगा एवं घरघोड़ा क्षेत्र से अधिकांश लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं देश के कोने कोने से शिरकत की। अनेक प्रदेशों के आंदोलनकारियों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने में भरपूर योगदान दिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आदिवासियों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खनिज संपदा का स्वामित्व सरकार के पास नहीं, बल्कि ये भूमि स्वामी में निहित होनी चाहिए, यानी जमीन जिसकी, खनिज उसकी। न्यायाधीश RM लोढ़ा की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने केरल के कुछ भूस्वामियों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अनुसार भूमि के नीचे की मिट्टी या खनिज संपदा का स्वामित्व शासन के पास होगा, जिसमें न्यायालय ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया था कि भूमि के नीचे के संसाधनों पर भूस्वामी किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। विकास एवं नियमन कानून 1957 की धारा 425 के तहत न्यायालय ने सरकार के पक्ष में सिर्फ इतना कहा था कि सरकार संप्रभुता के आधार पर शुल्क या कर वसूल सकती है, और ये भी कहा था कि ये कानून किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि खनिज संपदा में शासन का मालिकाना हक होगा। आज मोर सौभाग्य है कि आप मन के बीच में ग्राम तेलमा में मोला उपस्थित होके कोयला सत्याग्रह में भाग ले के मौका मिले। हमार बीच में भी आप मन के पूर्व में भी जो सत्याग्रह हो रही है उमा मोर आना हो रही है, और काबर की ये आंदोलन एकदम निष्पक्ष और स्वच्छ भावना से है, ओकर पर मैं ये आंदोलन में आप मन के साथ में हिस्सेदारी निभात हूँ। भारत माता की, दोनों हाथ खड़ा करके जय करेंगे सिर्फ 10 मिनट नंगा भैया। भारत माता की, भारत माता की, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ना लोकसभा ना राज्यसभा, न विधानसभा ना लोकसभा। साथियों, आज 14वां कोयला सत्याग्रह उर्वा ग्राम के इस पावन धरा पर मंचासीन हमारे बीच हमारे राजा साहब और लैलूंगा के जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी आपके चरणों में सादर सादर सेवा जोहार करते हुए आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे भारत देश से अनेकों राज्यों से आए सभी अतिथिगण और जल जमीन को बचाने वाले वो अतिथिगण आप सभी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले बाबूजी जो लगातार जल जंगल जमीन को और इस क्षेत्र को बचाने के लिए जिंदल से टकरा रहे हैं और समाज के लोग कोयला सत्याग्रह का आंदोलन कर रहे हैं जी, जिसमें व्यापक पैमाने पर अलग अलग गांव के लोग, अलग अलग तहसील और पूरे छत्तीसगढ़ जिले से लोग आते हैं जी। इस बार के कोयला सत्याग्रह में लगभग 10 से 12 राज्य के जो अलग अलग जगह पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने भी हिस्सेदारी की है जी, जिससे इस सत्याग्रह को सामाजिक तौर पर एक मान्यता मिली है कि अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह करने से हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत और समुदाय के अंदर सद्भावना
भाईचारा बढ़े और उस एकता के साथ साथ हम बेहतर तरीके से सबके साथ मिलकर काम कर सकें। ये कोयला सत्याग्रह कितने वर्षों से मनाई जा रही है और कहाँ कहाँ मनाई गई अभी तक? ये कोयला सत्याग्रह हमने 2010 से 2 अक्टूबर में हमने चालू किया था गारेगांव से जी। और पहले इसमें 100 लोग केवल थे इस कोयला सत्याग्रह के अंदर, एक गाँव के लोग थे। आज लगभग 70 से 80 गांव के लोग यहाँ आए हैं और लगभग रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़, तमनार और घरघोड़ा जो कोयला प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के काफी साथियों ने भाग लिया है। वहीं देश के मध्य प्रदेश है, आपका गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्रा है, तमिलनाडु है। तो इतने राज्य के लोग भी इस पूरे कोयला सत्याग्रह को सहयोग करने के लिए आए हैं। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन कार्यालय के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना दी गई थी जो अवैध रूप से बनी हुई थी। इसके पहले तीनों दुकानों को जब अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम से कर्मी अपने दल बल के साथ आए तो जिला परिषद के लोगों ने इस तीनों दुकानों पर अपनी संपत्ति बताकर तोड़ने से मना कर दिया, परंतु ये तीनों दुकान अवैध तरीके से बनी हुई है। इसलिए आज जिला प्रशासन एवं नगर निगम के आदेश अनुसार इन तीनों दुकानों को तोड़ दिया गया, जबकि इस बीच नगर निगम ने जिला परिषद को 15 दिनों की मोहलत भी दी थी ताकि इसके कागजात जिला परिषद पेश कर सके और दुकान में रखे सामान भी दुकानदार सहूलियत से निकाल सके, लेकिन कोई भी कागजात जिला परिषद के लोगों ने सामने नहीं रख पाए, जिसके चलते आज इस 3 दुकानों पर जिला परिषद और नगर निगम का बुलडोजर चला और तीनों दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये जानकारी नगर निगम भागलपुर के कर्मी से अतिक्रमण शाखा प्रभारी शंकराचार्य उपाध्याय ने दी। आपदा प्रबंधक ऑफिस के सामने जिला परिषद द्वारा 3 दुकान बना दिया गया था सर जी, जो अवैध था। इसके पहले हम लोग इसको अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे तो जिला परिषद से लोग आए हुए थे कि ये मेरा संपत्ति है, तो हम लोग उस वक्त छोड़ दिए। उन लोगों को 15 दिन का समय दिए। 15 दिन के बाद आप कागज पत्र 15 दिन में उन्होंने किसी प्रकार का कागजात उपलब्ध नहीं कराया सर जी। उसके बाद फिर जिला से आदेश हुआ कि तीनों दुकान को हम लोग ध्वस्त करने। कितना दुकान? 3 दुकान था सर। नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकराचार्य उपाध्याय है, नगर निगम के कर्मचारी, अतिक्रमण शाखा प्रभारी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर जनपद खागा तहसील के विकासखंड विजयपुर क्षेत्र भोगलपुर ग्राम पंचायत का मामला सामने आया है, जहां सड़क निर्माण कार्य नहीं और नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कुछ लोगों को मिला है, जिसमें उपभोक्ताओं ने बताया कि प्रधान घनश्याम पाल टक्करी ने 20,000 और 15,000 रुपये लेकर ही हम लोगों को आवास दिलाया है। एक महिला ने तो यहाँ तक कहा कि ग्राम प्रधान के द्वारा ही और लाभ मिलेंगे, इसलिए दे दिया है। उसी जगह सुनील ने बताया कि मुझसे भी 20,000 रुपये आवास के नाम पर मांगे गए हैं, लेकिन मैंने नहीं दिया और मेरा आवास बना है। लेकिन जिन लोगों ने 20,000 रुपये दिए हैं उनके आवास अधूरे पड़े हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो उनके करीबी हैं उन्हें 2 आवास भी मिले हैं। वहीं भोगलपुर प्रधान ने कहा कि लोग झूठ बोल रहे हैं। वहीं विजयपुर वीडियो शकील अहमद से मोबाइल द्वारा जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में बात नहीं है और उपभोक्ता लिखित शिकायत करें तो जांच कर कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि गरीब, अनपढ़, असहाय किसके पास जाएं और शिकायती पत्र लिखवाकर किसे दें। अधिकारी तो कुछ भी कहकर पल्ला झाड़ सकते हैं। अभी इसी तरह विजयपुर खंड विकास अधिकारी शकील अहमद से शिवपुरी चंद्रभान सिंह की मांगी गई सूचना को जवाब न देने पर राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार ने जुर्माना लगाया है। सुनील, ये कौन सा गाँव है? भोगलपुर। ये देख रहे हैं आपके यहाँ न खरिंजा है न लाली है। कुछ नहीं ना था। अब देखो वो लोग बनवा लो, वो लोग आदमी से, गरीब आदमी से मांग रहे हैं जबरदस्ती लिंटर। कहाँ से आदमी दे रहा है? क्या मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं, पहले पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, और आपका भी तो कॉलोनी है? हाँ। आपने दिया? नहीं, हम तो नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? हम तो नहीं देवे नहीं, हमसे मांग रहे थे। अच्छा, कितना मांग रहे थे? 20,000। ये कौन सा गांव है? ये भोगलपुर है। भोगलपुर। देख रहे हैं खरिंजा उखड़ा पुखड़ा है। खरिंजा उखड़ा है, वो नलकी पड़ रही थी ना टोटी, तो उसीलिए इसको खोद दिए हैं, इसको बनाया भी नहीं। ये कब का है खरिंजा? ये बहुत दिन का, हमारे प्रधान कब रहे हैं, बहुत दिन हो गए।
ये जो वर्तमान प्रधान है इन्होंने कुछ किया? इन्होंने इधर तो हम लोगों की तरफ नहीं किया कुछ भी। देखिए खरेंजा उसको भी नहीं लगवाया, इधर भी नहीं लगवाया, पूरा पानी भरा। नाली से देखिए रास्ता दे दिए। आप लोगों को आवास शौचालय मिला है? हमें तो नहीं मिला है और बाकी लोगों को मिला है मगर हमें नहीं मिला है। अभी आप बता रहे थे किसी को 2-2 3-3 मिले। हाँ, जिसको दिया उसको दिया, जो उसके पीछे लगे रहते उनको दिया है। ये उनके चमचे हैं। हम लोग ये कौन सा गांव है? भोगलपुर। प्रधान कौन है? प्रधान की कास्ट क्या है? अरे क्या नाम क्या है? नाम क्या है उनका? नाम टक्करी। अच्छा, घनश्याम पाल टक्करी। आपको आवास मिला? हाँ मिली है। बन गया? हाँ बन गया, अभी छत नहीं पड़ी है। छत क्यों नहीं पड़ी है? छत अब पैसा आ गया तो अब पड़ेगी। अच्छा। हाँ। और इसमें किसी ने पैसा लिया? नहीं, किसी ने नहीं लिया। सही बता रहे हो? जो लेते हैं प्रधान वही लिए हैं। हाँ तो वो बताइए ना साफ साफ। झूठ बोलने नहीं दिए हैं पैसे। कितना दिया है? 15,000। क्या कहा है उन्होंने 15,000 के? उन्होंने सबसे लिए, हमसे भी लिए हैं। अच्छा। हाँ देखो, जिससे हमको जरूरत है आगे के लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा है ना, अब आगे कोई और लाभ वही देंगे हमको। फतेहपुर से सीनू संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चकबंदी कार्यालय रामपुर के साथ साथ बेलाव थाने के एसआई सरोज कुमारी के आवास पर जलमग्न हो गया है। बताते चले कि बेलाव बाजार से प्रखंड मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं थाने पर जाने का रास्ता पहले से ही जर्जर स्थिति में है। आज भारी वर्षा के कारण सड़क के ऊपर लगभग 3 से 4 फीट पानी चल रहा है, जिसके चलते जनता को प्रखंड मुख्यालय प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र एवं थाने तक पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसआई सरोज कुमारी ने बताया कि मेरे आवास में आरक्षी पूजा कुमारी रहती है। जब भी मैं चापाकाल चलाती हूं, गंदा पानी आ रहा है। वर्दी में बूट पहनकर निकलना मुश्किल सा लगता है। मेरे आवास के बगल में 4 दीवारी गिर गई है। मेरा टुल्लू पंप पानी में डूबा हुआ है। हम गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार एसआई प्रभु मांझी का 4 माह पहले तबादला भभुआ में हुआ है, लेकिन आज तक वह अपना आवास खाली नहीं किए हैं। अगर मांझी कर आवास खाली कर देते हैं तो महिला आरक्षी के लिए सुविधाजनक रहेगा। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड के परसाही पूर्वी पंचायत अंतर्गत मुरारपट्टी गांव निवासी मोहम्मद उदिम के बेटे मोहम्मद अतीक को नीट परीक्षा में सफलता मिली है। जब मोहम्मद अतीक घर पहुंचे तो ग्रामवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सफलता मिलने के बाद अपने पैतृक घर पहुंचे अतीक को सम्मानित करने के दौरान परसाही पूर्वी पंचायत के समिति प्रतिनिधि मोहम्मद साकिर ने कहा कि यह हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि अतीक ने जिस कठिन संघर्ष से ये सफलता अर्जित की, समाज के अन्य युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे ही कीर्तिमान रचने चाहिए। आगे अतीक ने कहा कि ये मेरा चौथा प्रयास है, मैं हार नहीं माना और आज मुझे सफलता मिली। ये सफलता का श्रेय मैं अपने माँ बाप को देता हूँ, क्योंकि ये अपना पेट काट कर मुझे पढ़ाते थे। उक्त सम्मान समारोह में फुलपरास लौकही हुटौना ललमनिया के मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे। पूर्व मुखिया विनोद मंडल, यासीन अब्दुल्ला, सलीम डीलर तथा मुरारपट्टी के युवा शक्ति की टीम व सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 4th अटेम्प्ट में मैंने नीट क्लियर किया। मेरा नंबर 606 था। हर बार की तरह 600 प्लस लाने पे कॉलेज आराम से मिल जाती थी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ गया था, तो 606 पर भी मुझे ऑल इंडिया के 4th राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई। फिर मुझे बिहार के 3rd राउंड में बिहार से ही अपने राज्य में ही कॉलेज मिल गया, तो इसलिए निराश हो गए थे। और फिर इस कोटा भी चले गए थे कि अगले अटेम्प्ट के लिए फिर से तैयारी करूंगा, क्योंकि वो निराश हो गए थे और फिर से तैयारी के लिए आपको जी क्योंकि मुझे ऑल इंडिया से एक भी कॉलेज मिला नहीं, और बिहार में भी मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा था इस बार, तो इसलिए मैं फिर से कोटा चले गया था। जैसे ही 3rd राउंड का रिजल्ट आया बिहार का, तो मैंने देखा कि मुझे अलॉट हो गई है कॉलेज, फिर मैंने आ गया यहाँ पे। और सबसे पहले जब पता चला कि कॉलेज अलॉट हो गया जी, तो मुझे किनको जानकारी दी है, सबसे खबर मिली? सबसे पहले मैंने तो अपने अब्बा को कॉल किया था, फिर उसके बाद मैं अपने भाई रफ़ीक को, और उसके बाद मोहम्मद जियाबुल को और इन चाचा को रात में ही बता दिया था। जब आया रिजल्ट उसके बाद ही बता दिया था।
तो कैसा फीलिंग आया, सो बताया जरा। तभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि अब लग रहा था कि मेहनत जो है मेरा बेकार नहीं गया 4 साल का, अब हासिल हो गया मेरा कॉलेज, कोई भी MBBS कॉलेज। तो ये सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? अपने माता पिता और मेरे परिजन जितने हैं चाहने वाले, और मतलब मेरे दोस्त लोगों को भी जो हमारे मतलब मुश्किल हालात में मुझे सहायता किए। सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन को और अम्मी अब्बा को बहुत सारा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी कि 4 अटेम्प्ट हो गया, फिर भी मुझे पढ़ने के लिए वो उत्साहित करते रहे कि नहीं, अपने पर विश्वास रखो, अपना हो जाएगा आपका। इसलिए तो आपका एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 अटेम्प्ट और एक सुदूर देहात में एक बार में लोग यदि किसी चीज़ में निराश होता है, वो दिल्ली मुंबई यानी दूसरे अपने बिजनेस में लग जाते हैं, लेकिन आप फिर भी डटे रहे, इनके पीछे राज क्या था? मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा, इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं छोड़ी, और फिर छोड़ देते तो मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। अभी कुछ सोचे नहीं थे, फिलहाल मेरा एम ही था कि एक MBBS कॉलेज लेना है कोई सा भी, इसलिए मैं लगा रहा। इस पूरे सफर में किस किस बाधाओं से आपको गुजरना पड़ा? बहुत सारे परेशानी हुई, जिसमें होता है किताबें, कलम, स्कूल की फीस, इस सब में कहाँ आपको लगा कि नहीं पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तभी आपने जारी रखा? जी, मैं LN गया था तो वहाँ का फीस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे, लेकिन माहौल वहाँ का बहुत अच्छा रहा, मुझे सहायता भी मिला उसी माहौल के चलते। फिर उससे पहले मैं पटना में ही था, तो पटना में लॉकडाउन लग गया, तो फिर वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ने में, मुझे लगा कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो मैं कोटा चले गया। वहाँ का माहौल सब बहुत अच्छा था पढ़ने का, मुझे फ्रेंड सब सर्कल मिले ऐसा जो पढ़ने वाले थे, तो मुझे बहुत सारा हेल्प मिला। आपके गांव के लोग आपको रिसीव करने NH पे फुलपरास जी, चले फुलपरास गए, आप अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने गांव के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शाकिर जी, आप युवाओं के प्रति पूरा जागरूक रहते हैं और चूँकि आप प्रतिनिधि भी हैं, तो 2-3 दिन पहले से ही पोस्ट आपका देख रहे थे कि हमारे गांव में हमारे साथ के लड़के, हमारे नौजवान, हमारे जो रिश्ते में हैं, वो इस तरह की क्वालिफाई किए हैं। तो ये बढ़ावा चढ़ावा देना लड़कों को, इसके अंदर जोश भरना, ये कैसे, इसको कैसे आप सबसे देखते हैं? पहले तो आपको इजहार जी, नैयर भाई, अमित जी, तीनों को, आपको पूरे मीडिया टीम को हमारे तरफ से, हमारे गांव के तरफ से धन्यवाद कि आप इस सुदूर देहात में इतनी बारिश के मौसम, इतने मुश्किल हालात में आप आए हमारे बैठ लेने। सबसे पहले ये हमारा भतीजा लगेंगे, इसके पिता बचपन से हमारे साथ गुजारा है, जब भी रहते हैं दुख सुख में भाग रहते। इसको कितना बार उदीम भैया को नहीं समझ में आ रहा था, उसको अब्बा को हमसे पूछता था तो हम कहते थे जो लग जाए, ज़मीन बिक जाए, जो बिक जाए लगाई, क्योंकि उसका माइंड वैल्यू को हम समझते थे, और आज कामयाबी हुआ। हम इस गांव के युवा के प्रति 24 घंटा तैयार रहते हैं। आज जो हमारे गांव का नहीं, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड का नाम रोशन किए हैं, मैं उनके लिए तो इनको और उनके पूरे पिताजी को भी धन्यवाद देते हैं कि बहुत गरीबी से गुजरे हैं। उसका हम गरीबी भी देखे हुए, बहुत गरीबी से गुजरे। आज विदेश में है, अब लगभग 65-60 साल का उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बुढ़ारी में बेटा सबको पढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। इस आयोजन में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम में संपूर्ण स्वास्थ्य एक संकल्प के तहत मरीजों का पंजीकरण, एनीमिया जांच एवं उपचार केंद्र, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, यक्ष्मा जांच एवं उपचार केंद्र, कुपोषण जांच एवं उपचार केंद्र, टीकाकरण अभियान, NCD स्क्रीनिंग केंद्र, एनीमिया परीक्षण और उपचार क्लिनिक, अनुमानित TB स्क्रीनिंग एवं औषधि वितरण केंद्र का स्टॉल लगाया गया था। इस दौरान डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर एहतिशामुद्दीन, डॉक्टर मुकेश बेसरा द्वारा मरीजों का स्वास्थ्य की जांच कर इलाज किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, ANM, सहिया कर्मी सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।